नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चोल वंश के शासकों के क्रम के विषय में। तो 850 ईस्वी में विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी। विजयालय के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है आदित्य प्रथम। इसके बाद आता है प्रांतक प्रथम। उसके बाद आता है सुंदर चोल। सुंदर चोल को प्रांतक द्वितीय भी कहा जाता है। इसके बाद आता है राजाराज प्रथम। इसे अरिमोली वर्मन कहा गया है। इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजाराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजाराज तृतीय और सबसे अंतिम में आता है राजेंद्र तृतीय। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2020 में, निम्नलिखित चोल राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कुलोत्तुंग प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर राजाराज प्रथम, इसके बाद आ जाएगा राजेंद्र प्रथम। मुझे इतना पता है कि बी के बाद सी आएगा। तो यदि आप विकल्प की ओर देखोगे तो बी के बाद सी केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो आप लोग एलिमिनेट करने के लिए भी सीख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब हम बात करते हैं चोल वंश के शासकों के बारे में कि उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालय के विषय में। विद्यालय जो है वो पल्लवों का सामंत हुआ करता था, लेकिन पांड्यों की कमजोरियों का लाभ उठा करके 848 ईस्वी में तंजौर के ऊपर आक्रमण किया और तंजौर के ऊपर अधिकार कर लिया। यहाँ पे अधिकार करने के बाद तंजय कोंड और नरकेसरी का उपाधि प्राप्त किया और इसके बाद फाइनली 850 ईस्वी में चोल वंश का स्थापना किया। चोल वंश की स्थापना करने के बाद तंजौर को अपना राजधानी बनाया। यदि हम आगे बात करें तो विद्यालय ने नर्तमलाई में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विद्यालय के बाद आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम पल्लव शासक अपराजित का सामंत हुआ करता था, लेकिन जैसे ही अपराजित की शक्तियां कमजोर हुई उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया और उनकी शक्तियों को देखते हुए अपराजित को मार डाला। आगे यदि हम बात करें तो आदित्य प्रथम शैव शासक था। इन्होंने कावेरी नदी के दोनों किनारों के ऊपर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है प्रांतक प्रथम। यदि हम बात करें प्रांतक प्रथम के विषय में तो प्रांतक प्रथम ने पश्चिमी गंगों और चेर शासकों की सहायता से 915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय और सिंहल शासक कश्यप पंचम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और संग्राम राघव की उपाधि प्राप्त किया था। इन्होंने मदुरै के ऊपर भी आक्रमण किया और मदुरै कोंड की उपाधि प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त प्रांतक प्रथम का एक अन्य उपाधि है वीर चोल की, इसे भी आप लोग याद रखना। प्रांतक प्रथम ने 919 और 921 ईस्वी में एक अभिलेख प्रकाशित किया था जिसका नाम था उत्तर मेरूर अभिलेख। ये चोल शासन की स्थानीय स्वशासन नीति के बारे में जानकारी हमें देता है। यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है, तो याद रखना इसका संबंध प्रांतक प्रथम से है। इसने कृषि की उन्नति के लिए संपूर्ण राज्य में नहरों का निर्माण करवाया और हेमगर्भ और तुलाभार यज्ञों का भी संपादन करवाया था। इसने बानु और वदुम्बय को भी पराजित किया और बल्लाल के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित करके पैनर नदी के दक्षिणी भूभाग का जो क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन ये लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र को कायम नहीं रख सका, क्योंकि कृष्ण द्वितीय के बाद उसका उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय बनता है और कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच में तकोलम का युद्ध होता है 948 ईस्वी में। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का युवराज राजादित्य जो है वो मारा जाता है और राष्ट्रकूटों ने तोंड मंडलम के ऊपर फिर अधिकार कर लिया और जो उन्होंने भू क्षेत्र अधिकार किया था उसको भी अपने क्षेत्र में वापस ले लिया। आगे यदि हम बात करें तो चोलों के लिए बहुत बड़ा यह आघात साबित हुआ था, क्योंकि शीघ्र ही इसकी जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी और 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मृत्यु के उपरांत राष्ट्रकूट शासक के विघटन के बाद ही पुनः चोलों की शक्तियां फिर से उभरना शुरू हुआ था। प्रांतक प्रथम के बाद आता है सुंदर चोल, जिसे प्रांतक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी कोई भी राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है। प्रांतक द्वितीय के बाद आता है फिर राजाराज प्रथम। राजाराज प्रथम को उत्तरवर्ती चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजाराज प्रथम का एक अन्य नाम है
अरिमोली वर्मन। तो ये नाम को आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से लेकर के 1015 ईस्वी तक चोल वंश के सत्ता के ऊपर कायम रहा था। राजाराज के शासनकाल में जारी तंजौर अभिलेख में उसके युद्ध अभियान का क्रमिक विवरण मिलता है। क्रमिक का मतलब होता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कि कौन सी घटनाएं पहले घटी थी और कौन सी घटनाएं बाद में। तो चलिए सभी घटनाओं को क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले राजाराज प्रथम ने केरल के ऊपर आक्रमण किया और केरल को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद पांड्यों के ऊपर आक्रमण किया और इसके बाद किया था सिंहल नरेश के ऊपर आक्रमण। केरल के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम के युद्ध में पराजित किया और कांडलूर सालेकल मरुद की उपाधि प्राप्त किया था। इसके बाद उसने पांड्य राज्य का राजा अमरभुजंग को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया और विलियनम का जो दुर्ग था उसके ऊपर फिर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने अपनी नौसैनिक शक्ति को लेकर के सिंहल नरेश के ऊपर आक्रमण किया। सिंहल नरेश का नाम था महिंद पंचम और महिंद पंचम जो पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद महिंद पंचम का जो राजधानी था अनुराधापुर उसको पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि जला करके खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजा राज का अधिकार हो जाता है। जब अनुराधापुर को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया तो उन्होंने अपनी राजधानी यानी कि चोलों ने विजित प्रदेश का राजधानी पोलोनरुआ को बनाया था और इसका नाम जो है जन्नाथ मंगलम रख दिया था। इसके बाद राजाराज प्रथम ने पश्चिमी गंगों के ऊपर विजय प्राप्त किया। सिंहल को जीतने के बाद राजाराज ने मैसूर क्षेत्र के पश्चिमी गंगों को जीता और उसे चोल नारायण कहा गया। इसके बाद कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों से युद्ध किया। सत्याश्रय के समय में चालुक्यों पर आक्रमण कर दिया और इसके बाद चोल राज्य की जो सीमा थी वो उत्तरी सीमा तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गई थी। इसके बाद वेंगी के पूर्वी चालुक्य राज्य पर हस्तक्षेप किया और राजाराज ने कलिंग राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। उसने चोल मार्तंड, राजाश्रय, राजमार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह, केरलांतक, जयगोंड, सिहलांतक जैसी कई सारे उच्च सम्मानप्रद उपाधियां प्राप्त किया था। अपने शासन के अंत में राजाराज ने मालदीव को जीत करके अपने राज्य में मिलाया था। अगर हम बात करें राजाराज प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में तो राजाराज ने एक अस्थायी सेना का गठन किया था। इसके अतिरिक्त एक विशाल नौसेना का भी गठन किया था। राजाराज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने 1000 ईस्वी में संपूर्ण राज्य की भूमि की पैमाइश और सर्वेक्षण करवाया था तथा भूमि का वर्गीकरण करवाया और एक नए प्रकार के करों का निर्धारण किया और कर ना चुकाने वाले व्यक्तियों का जो भूमि हुआ करता था उस भूमि से उसे बेदखल कर दिया जाता था। आगे यदि हम बात करें तो 1015 में राजाराज प्रथम ने अपना प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि यानी कि दूत मंडल चीन भेजा था। उसने सोने, चांदी और तांबे के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया और सिक्कों के ऊपर नागरी लिपि का अंकन करवाया था। राजाराज प्रथम शैव धर्म को मानता था और उसे शिवपाद शिखर की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर, जिसे राजा राजेश्वर भी कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजय तुंगवर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उत्साहित किया था और स्वयं राजाराज प्रथम ने भी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। राजाराज प्रथम ने अपनी प्रमुख रानी लोक महादेवी के साथ तिरुवलंजुली मंदिर में तुलाभार दान और हिरण्य गर्भ यज्ञ भी करवाया था। राजाराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम आता है। राजाराज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को 1012 ईस्वी में युवराज पद के लिए आसीन किया था और इसके बाद 1014 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल राज्य का उत्तराधिकारी बना था। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया और चोलों की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया था। यदि हम राजेंद्र प्रथम के विजय अभियान की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले सिंहली विजय किया था। सभी विजय को हम लोग क्रमिक रूप में देखेंगे। यदि हम बात करें सिंहली विजय के विषय में तो राजेंद्र प्रथम ने सिंहल विजय का कार्य पूरा किया। वहां का शासक महिंद पंचम यानी कि महेंद्र पंचम को इन्होंने बंदी बना लिया था और चोल राज्य में भेज दिया था, जिसके बाद 12 वर्ष तक कैद होने के बाद महिंद पंचम की मृत्यु हो जाती है। सिंहल ग्रंथ महावंश और करंदे ताम्रपत्र में उसके सिंहल विजय की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद केरल और पांड्यों के ऊपर आक्रमण किया और उनके क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। राजेंद्र ने पांड्य तथा केरल राज्यों को जीतकर उन्हें एक अलग राज्य में परिणित कर दिया। इसके बाद पांड्य और केरल राज्यों से जो जीता हुआ क्षेत्र था उसका मुख्यालय उन्होंने मदुरा को बनाया था। इसके बाद उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष किया और इसके बाद कलिंग विजय किया था।
नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राजेंद्र प्रथम की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना था। इसके बाद गंगा घाटी की ओर अभियान करता है। राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में सेना को गंगा घाटी अभियान हेतु भेजा। इसमें सेनापति दंडनाथ भी उसके साथ था। पूर्वी बंगाल का तत्कालिक शासक गोविंद चंद्र तथा गंगा घाटी के दूसरे छोर पर बंगाल स्थित पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम, दोनों की सेनाओं को इन्होंने पराजित किया, जिसमें राजेंद्र प्रथम को सफलता प्राप्त हुई थी। राज्यों को जीतकर विक्रम चोल ने अपनी चोल सेना सहित गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान किया था। इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल अपने क्षेत्र में लाना था। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगई कोंड की उपाधि प्राप्त किया था और इसके बाद गंगई कोंड चोलपुरम को एक नई राजधानी बनाया और राजधानी के किनारे चोल गंगम बृहद कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय या फिर कहे तो शैलेंद्र साम्राज्य, उस समय शैलेंद्र साम्राज्य में मालवा प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और उसके आसपास का क्षेत्र आता था। इसको जीतने के लिए शक्तिशाली नौसेना भेजा था, जिसके बाद शैलेंद्र वंश के शासक संग्राम विजय तुंगवर्मन को बंदी बना लिया गया और क्षमा याचना करने के बाद उसे अपना अधीनस्थ सामंत शासक बनाकर मुक्त कर दिया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान करने वाला प्रथम चोल शासक था। उसका यह अभियान भी पूर्णतः सफल रहा। इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने कडारम विजय किया। यह विजय अभियान राजेंद्र प्रथम की अंतिम और सबसे प्रमुख विजय अभियान था। इस विजय यात्रा में राजेंद्र ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अराकान, पेगु राज्यों को भी जीत लिया था और हिंद महासागर स्थित बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। उसने विजयोपरांत कंडार कोंड की उपाधि भी प्राप्त किया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था? राजेंद्र प्रथम, राजा राज, दंती दुर्ग या फिर मयूर शर्मन? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है चोल शासक राजेंद्र ने सुमात्रा एवं जावा में अपनी शक्तिशाली नौसेना अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु बाद के अन्य अभियानों में उन्होंने रुचि नहीं दिखलाया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है बाद वाले समय काल में चोल शासक चालुक्यों के साथ युद्ध में व्यस्त हो गए और उन्हें अपने सेनाओं को मुख्य भूमि वापस बुलाना पड़ा था। बिल्कुल सही बात है और कारण जो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 1 में उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका तंजौर पर कब्जा, ये विजयालय के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाएगा कंडलूर एवं विलीनम पर आक्रमण, ये राजाराज प्रथम के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने सिलोन पर हमला किया और अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था। तो सी के बाद ए और ए के बाद आ जाएगा आपका डी, CAD ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम के विषय में। राजाधिराज ने कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम पर आक्रमण किया और काम्पिल नगर पर अधिकार कर लिया और आगे बढ़ के उसने कल्याणी पर भी अधिकार किया और अपना राज्याभिषेक करवाया था विजय राजेंद्र की उपाधि प्राप्त करने के बाद। लेकिन क्या होता है कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है और कोपम के युद्ध में राजाधिराज मारा जाता है। राजाधिराज ने वैदिक विद्याओं को प्रोत्साहन दिया और त्रिभुवन के वैदिक विद्यालयों को भी भूमि दान दिया था। चोलकालीन अभिलेखों में उसे अश्वमेध यज्ञ करता और हाथी के पीठ पर मृत्यु प्राप्त करने वाला चोल राजा कहा गया है। इसके बाद आता है राजेंद्र द्वितीय। कोपम के युद्ध में राजाधिराज प्रथम की मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया और अपने रण कौशल से चोलों को विजय प्राप्त करवाया था। 1062 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर प्रथम को कुंडल संगम युद्ध में पराजित किया था। इसने सिंहलू राज्य में भी विद्रोह का दमन करवाया और अधिकांश भूभाग अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र द्वितीय ने पर केसरी का उपाधि प्राप्त किया था। ये उपाधि को आप लोग याद रखना। इसके बाद आता है वीर राजेंद्र। सोमेश्वर प्रथम तथा वीर राजेंद्र के मध्य 1066 ईस्वी में कुंडल संगम का युद्ध दोबारा हुआ। इसमें चालुक्यों की सेना परास्त हो गई
और इस युद्ध में सोमेश्वर प्रथम स्वयं उपस्थित नहीं हो सका था, जिसके कारण से सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूब करके अपना जान दे दिया था। इस विजय के बाद वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर अपना विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। सोमेश्वर प्रथम के बाद सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य षष्ठ में चालुक्य उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें वीर राजेंद्र ने विक्रमादित्य का पक्ष लिया और अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य से करवा दिया था। आगे यदि हम बात करें तो चोलकालीन अभिलेखों में वीर राजेंद्र के द्वारा कडारम विजय का उल्लेख किया गया है। वीर राजेंद्र के पश्चात उसका पुत्र अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी में उत्तराधिकारी बना, लेकिन विद्रोहियों के द्वारा उसे हत्या कर दिया गया था और इसके बाद फिर एक नया उत्तराधिकारी बनता है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राजाराज का पुत्र था, लेकिन उसमें चोल रक्त भी था। क्यों? क्योंकि राजेंद्र चोल की कन्या जो है वो इनकी माता थी। कुलोत्तुंग प्रथम ने भी भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया था। इसने चुंगियों और तटकरों यानी कि पारगमन शुल्क को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे सुंगमत वीर्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि दिया गया है। 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 सौदागारों का एक चोल दूत चीन भेजा था। ये पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो इसने कटुता को मिटाने के लिए श्रीलंका के राजा विजय बाहु के साथ शांति स्थापित किया, जिसके बाद विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से किया था और इसी के समय श्री विजय साम्राज्य के शासक ने भेंट भेजी थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है विक्रम चोल। विक्रम चोल की उपाधि है अकलंक का और त्याग समुद्र का। विक्रम चोल ने राज्य में नियमित प्रशासनिक दौर शुरू किया था। विक्रम चोल के बाद आता है कुलोत्तुंग द्वितीय। उसने चिदम्बरम के मंदिर से गोविंद राज की प्रतिमा जो कि वैष्णव मूर्ति थी उसको फिकवा दिया था। इसके पीछे का रीजन यह था कि कुलोत्तुंग द्वितीय जो है वो शैव धर्म को मानता था। इसके अतिरिक्त रामानुज को उत्पीड़ित किया और उससे अपने राज्य क्षेत्र से बाहर कर दिया था। अब हम बात करते हैं चोल प्रशासन के विषय में। चोल प्रशासन में सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था के विषय में, उसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन नीति के बारे में। चोल शासन व्यवस्था में प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ बहुत ही अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता प्रदान किया गया था। केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट होता था और वो सम्मानित उपाधियां प्राप्त करता था। तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम, मुडकोंडन और कांची समय समय पर विभिन्न सम्राटों की राजधानियां रही है। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा भी स्थापित की जाती थी तथा मृत्यु के बाद दैव रूप में उसकी पूजा किया जाता था, यानी कि देवता के रूप में चोल शासकों की पूजा की जाती थी। तंजौर के मंदिर में सुंदर चोल यानी कि प्रांतक द्वितीय और राजेंद्र चोल की प्रतिमाएं स्थापित किया गया है। चोल शासक निरंकुश नहीं थे, प्रजा की भलाई और सार्वजनिक हित का कार्य करना वे अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। आगे यदि हम बात करें तो चोल शासकों ने अपने समय में ही युवराज यानी कि राज्य का उत्तराधिकारी को चुन लेते थे, जिसके कारण से उत्तराधिकारी का युद्ध यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। सम्राट का जो पद है वो पैतृक होता था और शासन का स्वरूप जो है मुख्यतः राजतंत्रात्मक हुआ करता था। राजा जो है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और धर्मानुष्ठान का सबसे प्रमुख न्यायकर्ता हुआ करता था। सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और राज्य के अन्य बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। राज्य के अधिकारियों को बड़ी बड़ी उपाधियां और जागीरें भी दी जाती थी। अधिकारी उच्च और निम्न दो श्रेणियों में बटे हुए थे। उच्च श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उसे पेरुंदनम कहा गया है और जो निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे उसे सिरुंदनम कहा गया है। कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये जो उडन कुटन थे उन्हें राजा के निजी सहायक के रूप में जाना जाता है। चोल समाज में अधिकारियों का एक अलग वर्ग होता था। अधिकारियों का जो पद था वो अनुवांशिक था। अगर हम कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम देखें तो पहला नाम आता है ओलय। ये राजा के प्रशासकीय आदेशों को कार्यान्वित करता था। दूसरा नाम आता है ओलय नायकम, ये प्रधान सचिव था। तिरुंदनम, ये प्रधान कर्मचारी हुआ करता था। विडायधिकारीन, इसका कार्य जो है प्रेषक अधिकारी के रूप में हुआ करता था। वैलेकारर, ये राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे। चोल सम्राटों ने एक विशाल सेना और श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण भी किया था।
हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना सेना के मुख्य अंग थे। अभिलेखों से चोल सेना में 70 रेजिमेंटों का होने की जानकारी हमें मिलती है और उनकी सेना में 60,000 हाथी थे और पूरी सेना में अगर देखा जाए तो 1,50,000 सैनिक हुआ करते थे। चोल शासकों के द्वारा अरब से श्रेष्ठ प्रकार के घोड़े मंगवाए जाते थे और उन पर काफी धन व्यय किया जाता था। सैनिकों की छावनियां होती थी जहां उनकी शिक्षा और अनुशासन का पर्याप्त प्रबंध किया जाता था। इस प्रकार अगर हम देखें तो चोल शासकों ने एक शक्तिशाली रक्षात्मक और आक्रामक सैनिक शक्ति का निर्माण किया था, लेकिन चोल सेना जो है वो हिंदुओं की परंपरागत युद्ध नैतिकता का पालन करने में असमर्थ रही थी। अब हम बात करते हैं चोल वंश की स्थानीय स्वशासन नीति के बारे में। तो चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। इस प्रांत को मंडलम के नाम से जाना जाता था। मंडलम का प्रमुख जो है वायसराय हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो प्रांतों में जो नियुक्ति हुआ करती थी वो बेसिकली राजकुमारों की नियुक्ति हुआ करती थी, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वरिष्ठ अधिकारी या फिर पराजित किए गए राजा भी प्रांतों के लिए नियुक्त किए जाते थे। मंडलम के शासकों के पास अपनी सेना और न्यायालय होते थे। बाद में ये पद जो है वंशानुगत हो चुका था। चोल नरेश राजाराज प्रथम के शासनकाल में तत्कालीन मंडलों की संख्या जो है वो 8 या फिर अलग अलग पुस्तकों में 9 भी बताया गया है, तो ये नंबर को आप लोग याद रखना। मंडलम का विभाजन कई सारे कोट्टम या फिर वलनाडु में किया जाता था और बाद में यही कोट्टम को अनेक नाडुओं जिसे जनपद कहा गया है इसमें किया जाता था। नाडु की सभा को नटार कहा जाता था जिसमें सभी गांव और नगरों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इसका मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंधन करना था। नटार कभी कभी मंदिरों का प्रबंध भी करते थे। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लगाया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुरम कहा जाता था और यह ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक एक सभा होता था। ये नाम को आप लोग याद रखना। व्यापारियों की संस्थाओं यानी कि श्रेणियों को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त थी और उनके पास अपनी सेना भी थी जिससे वे अपनी सुरक्षा करते थे। अब हम चोल प्रशासन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। चोलों के प्रत्येक गांव को 30 वार्ड में बांटा गया था। प्रत्येक वार्ड के व्यक्ति कुछ व्यक्तियों के चुनाव करते थे और चुनाव उन्हीं व्यक्तियों को किया जा सकता था जिनके पास 1.5 एकड़ भूमि हो, अपना मकान हो, 30 से 70 वर्ष की आयु का हो, कम से कम एक वेद और भाष्य का ज्ञाता हो और उसने या फिर उसके किसी संबंधी ने कोई भी अपराध नहीं किया हो। उन सभी चुने हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति लिया जाता था और उसके लिए पर्चियां डालकर नाम निकलवाए जाते थे। इस प्रकार से ग्राम महासभा या फिर कहे तो ग्राम सभा में 30 व्यक्तियों की चुनाव हुआ करता था। इसके पश्चात उसकी विभिन्न समितियां बनाई जाती थी जैसे कि तोटवारियम। तोटवारियम का मतलब होता है उद्यान प्रशासन। संवत्सर इसका मतलब होता है वार्षिक समिति। एरीवारियम तालाब समिति। पोनवारियम स्वर्ण समिति। न्याय समिति, अस्थायी समिति, उपवन समिति, तड़ाग समिति, कृषि समिति, प्रतिरक्षा समिति आदि। आगे यदि हम बात करें तो न्याय समिति गांव के सभी असैनिक और फौजदारी झगड़ों का निर्णय करता था। महासभा स्थानीय सड़कों, तालाबों, सिंचाई के साधनों, दान और धर्म हेतु दी गई भूमि, संपत्ति, मंदिर आदि का रख रखाव करता था। महासभा की बैठक मंदिर में अथवा किसी वृक्ष के नीचे होती थी और उसके निर्णय को लिख करके रखा जाता था। ग्राम महासभा सार्वजनिक भूमि की स्वामी होते थे और व्यक्तिगत भूमि पर भी उसका नियंत्रण होता था। भूमि संबंधी सभी परिवर्तनों पर केंद्रीय सरकार महासभा की स्वीकृति लेती थी। महासभा सरकारी कर्मचारियों को उत्पादन का अनुमान लगाने और लगान निश्चित करने में सहायता देते थे। गांव से लगान वसूलने का अधिकार भी महासभा के पास था। जो लगान नहीं देता था उसकी भूमि को वे नीलाम कर सकते थे। गांव के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगलों और बेकार पड़ी भूमि के ऊपर भी उनके अधिकार होता था। गांव की देखभाल के बदले उसे कर लगाने का अधिकार था और अपने कार्य के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करने का भी उन्हें अधिकार था। समिति को वरियम कहा जाता था और ये जो समिति थी वो ग्राम सभा के कार्यों का संचालन करती थी। समिति के 30 सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्ति की एक वार्षिक समिति गठित की जाती थी जो संवत्सर वारियम कहलाती थी। ग्राम स्तर पर 3 प्रकार की संस्थाएं होती थी। साधारण गांव में पूर नामक संस्था होता था, जबकि ब्रह्मदेव या फिर अग्रहार गांव में सभा होता था। सभा को पेरुगरी कहा गया है। इसके सदस्यों को पेरू मकल कहा जाता था
ब्रह्मदेव ग्राम, ब्रह्मदेव ग्राम ऐसी भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों या फिर ब्राह्मणों के समूह को दिया जाता था और ये बेसिकली कर मुक्त हुआ करता था। देवदान ऐसे भूमि को कहते थे जो मंदिरों के लिए दान में दी जाती थी ताकि मंदिरों की रखरखाव किया जा सके। अब हम बात करते हैं चोलकालीन राजस्व व्यवस्था के विषय में। तो चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर हुआ करता था। भूमि कर ग्राम सभाएं एकत्रित करती थी। कर जो है बेसिकली वो 50% से लेकर के 25% तक हुआ करता था। अभिलेखों में कर या फिर कर को वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसके लिए ईरे या फिर वारी शब्द का प्रयोग किया गया है। वेली का अर्थ होता है भूमि मापक इकाई। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी वरित पोतगक कहलाता था। चोल राजस्व व्यवस्था में यह सुविधा किया गया था कि आप भूमि कर जो है नगद भी दे सकते हैं या फिर द्रव्य के रूप में भी। तालाब के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होती थी और तालाबों की मरम्मत के लिए एरी आयम नामक कर लगाया जाता था। यदि हम बात करें चोलों के सिक्के के विषय में, तो जो चोलों के सोने के सिक्के हुआ करते थे उसे कलंजू, कस्सू या फिर पोन कहा गया है। अगर हम बात करें इनके प्रतीक चिन्हों के विषय में, तो सिक्कों के ऊपर जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है वह है व्याघ्र यानी कि बाघ का, मछली का और धनुष का। कुछ शब्द हैं जैसे कि वेटी, वेटी का मतलब होता है सार्वजनिक कार्यों के लिए किया गया बेगार। वरी का अर्थ होता है एक प्रकार का कर। टटोली, टटोली सुनारों के द्वारा लिया जाने वाला एक कर हुआ करता था। नगरों में बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर वसूल करने का जो काम है वो नगरम किया करता था। राजा राज तृतीय और कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में अन्यायपूर्ण करों के विरुद्ध भी विद्रोह किया गया था। ऐसी बस्ती जिनमें व्यापारी निवास करते थे वहां नगरम नामक संस्था गठित की जाती थी। वैसे गांव जिनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जनसंख्या निवास करती थी वहां पर सभा और उर दोनों संस्थाएं गठित की जाती थी। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया था, चोल प्रशासन में लगान वसूली का माध्यम था राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत या फिर कोषाध्यक्ष। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ग्राम सभा। अब हम बात करते हैं चोलकालीन सामाजिक दशा के विषय में। चोल काल का समाज जातीय व्यवस्था पर संगठित था, परंतु विभिन्न जातियां सहयोगात्मक जीवन व्यतीत करते थे। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार की विवाह का यहाँ पर अनुमति था, जिनके कारण विभिन्न उपजातियों का निर्माण भी हुआ था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन पर कोई भी सामाजिक बंधन नहीं था, पर्दा प्रथा उस समय नहीं था। स्त्रियां सभी प्रकार की सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। स्त्रियां संपत्ति के स्वामी होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध करते थे। बहुविवाह प्रथा था उस समय। देवदासी प्रथा भी था और दास प्रथा भी था। अब हम बात करते हैं चोल कला और स्थापत्य के विषय में। चोल युगीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिर और मूर्तियां बनाने में किया है। द्रविड़ वास्तुशैली का चरमोत्कर्ष चोल काल को ही माना जाता है। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जहरियों के समान उसे पूरा किया था। चोल काल के प्रारंभिक स्मारक पुदुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। इनमें विजालय के द्वारा नर्तमलाई में बनाया गया चोलीश्वर मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रकार से दूसरा मंदिर कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर है, जिसे आदित्य प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आगे यदि हम बात करें तो इसी समय एक अन्य मंदिर कुंभकोणम में बनाया गया था, नागेश्वर स्वामी मंदिर। चोल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष तिरुचिरापल्ली जिले में निर्मित दो मंदिरों तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम के निर्माण से परिलक्षित होती है। तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण राजा राज प्रथम के कार्यकाल में किया गया था। भारत के मंदिरों में ये मंदिर सबसे बड़ा और सबसे लंबा मंदिर है, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को दिखाता है। इसे द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2022 की शिफ्ट 1 में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है। मंदिर की दीवारों पर चोल शासकों की चित्रकारी की गई है, ये भी सही है। तिरुपुरांतक शिवाजी का एक अन्य नाम है, ये भी सही है। राजराजेश्वर मंदिर चोल राजवंश की कला के महान चरण का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। राजराज देवी दुर्गा के भक्त थे, नहीं ये गलत है। राजा राज प्रथम जो थे वो बेसिकली शैव धर्म को मानते थे, तो यहाँ पर ए बी सी डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में है
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।